नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी वीईओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल 19 को देखने वाले हैं। कौन से मॉड्यूल को? मॉड्यूल 19 को, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। इसका हिंदी मीडियम में मॉड्यूल आ चुका है या आने वाला होगा, जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को, जितने भी मॉड्यूल्स अभी तक बीईओ के आ चुके हैं, वो सारे मॉड्यूल्स को प्रॉपर देखिए। ना केवल नए बच्चे बल्कि जिन्होंने बीच में स्किप कर दिया है या थोड़ी सी लापरवाहियां कर दी है तो उसको कवर कर सकते हैं। और पिछले मॉड्यूल्स को जरूर देखिए क्योंकि सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हर मॉड्यूल में हम 3 सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं और उन सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ सेगमेंट्स को कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी मॉड्यूल अधूरा छोड़ेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, फिर आप क्या बोलेंगे कि आपको समझ नहीं आया। तो पूरी तरह से समझने के लिए पूरे मॉड्यूल्स को प्रॉपर देखना है, ठीक है। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ, इन पर बेस्ड आपको 25 टॉप 25 क्वेश्चंस पेड क्विज चलाया जाता है डेली, तो वो आपको जरूर फॉलो करना है। रीजन, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जो मॉड्यूल्स पढ़कर यहाँ से जा रहे हैं तो बेहतर एक समझ डेवलप होगी। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्योंकि मेन क्या है एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और क्वेश्चन अटेम्प्ट कब होंगे? जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ टॉपिक पढ़ लेने से, बुक्स को लर्न कर लेने से कुछ नहीं होता जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, उनका नेचर कैसा है क्वेश्चन का, वो सब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है उससे। और इसी तरह से निरंतर हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखिए। अपना जो है सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, आज के इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को देखेंगे, जिसमें आज हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को हम देखेंगे, यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर सॉवरेनिटी आप देखेंगे, सेक्युलर देखेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखेंगे विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में अच्छे से समझाया है। यहाँ पर क्या समझना है कि भारत एक क्या है, संप्रभुता की बात करता है, यानी कि प्रभुता संपन्न देश है। दैट मीन्स संप्रभुता से मतलब होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश की का डोमिनियन है, और इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, किसी और की शक्ति नहीं है। और ये अपने जो मामले हैं, यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामले हैं, उनका जो निर्णय है वो उसे करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी और का हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। ये आपका सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की बात करता है, मैंने कई बार समझाया है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में डिफरेंस होता है। तो धर्मनिरपेक्ष की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो सेक्युलर की बात कर रही हूँ। तो जो सेक्युलर शब्द है ना, एक्चुअली आपके 42 अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता। अमेंडमेंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पीटी में बहुत प्रश्न वहां से आते हैं। तो 42 अमेंडमेंट जो आपका है 1976 के द्वारा, उसके द्वारा इस धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का जो सही मतलब है स्पष्ट रूप से क्या है कि संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। तो सेक्युलर का कहीं पर जो है उल्लेख नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना भी करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, जो कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है, ठीक है, उसको जोड़ा गया। और भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर है उसकी सभी अवधारणाएं विद्यमान है, लेकिन हमारे देश में सभी धर्म समान है, यानी कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो आपको समझ आ गया सेक्युलर क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ये शब्द देखने में बहुत छोटे लगते हैं पर एक्चुअल में यही बेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो याद रखना है, इन सब चीजों को अच्छे से समझना है क्योंकि इस पे कभी कभी शॉर्ट में टिप्पणी पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट अगर प्रश्न आते हैं तो इस तरह से ही पूछा जा सकता है। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की जाए तो संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, ठीक है।
यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के ही हाथ में है। और गणतंत्र की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए इनडायरेक्टली किया जाता है। इनडायरेक्टली मतलब जनता क्या करती है, अपने एमपी और एमएलए को डायरेक्टली चुनती है, ठीक है, उनके द्वारा फिर राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली तो हम ही चुन रहे हैं ना, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां भेज रहे हैं, फिर वो चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इनडायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को चुना है, इस तरह से कहने का तात्पर्य है। तो गणतंत्र के अर्थ में एक्चुअली 2 और बातें शामिल होती है, जैसे कि यह राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो इस तरह से आपका एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमने इसको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। ठीक है, होता है कि राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। ठीक है, इंडिया में कितने 28 स्टेट और 8 आपकी यूटीज है, और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आप देखिए, कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 1 होता है, नीचे आ जाते हैं हम, इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर फोकस करेगा क्योंकि मेंस में भी आपको इस तरह से लिखना होगा। जो आपका आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहा गया है, इंडिया यानी कि जो इंडिया है, इंडिया यानी कि उसकी जगह क्या कहा गया, भारत बजाय राज्यों के समूह। मतलब जो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्य का संघ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल 1 में ये निर्धारित किया गया है कि भारत यानी कि इंडिया यानी कि राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द जो है वो देश का नाम और संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। जैसे कि आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे इसमें दिखाया गया है कि जैसे इसमें कई सारे विवाद भी हुए थे। जैसे कुछ लोगों का मानना था, काफी कॉन्ट्रोडक्टरी होने लगी थी, कुछ लोग सलाह दे रहे थे कि आप जो है इसके परंपरागत नाम जो भारत है उसको ही रहने दीजिए, और कुछ लोग कह रहे थे इसका आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की कि इंडिया नाम रखिए, भारत मत रखिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, यानी कि इंडिया जो कि भारत, तो कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कहा गया कि दूसरे देशों का संघ बताया गया है, हमारे भारत के देश को दूसरे देशों का संघ बताया गया, और संविधान का ढांचा संघीय है। जैसा हमने समझा संविधान का ढांचा क्या हमारा संघीय है, केंद्र और राज्य दोनों का यहाँ पर वर्चस्व है। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोला है कि राज्यों का संघ जो है इसे कहना उचित माना उन्होंने। उन्होंने कहा कि संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण है। पहला कि एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका संघ में 2 राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है और यह विभक्त नहीं हो सकता है, और पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। तो उनका कहने का मतलब था जो राज्यों का संघ है वो एक्चुअल में ऐसे क्यों कहा गया, राज्यों का संघ क्यों कहा गया भारत को। तो अमेरिका के विपरीत आप देखेंगे कि भारत जो है वो राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। अर्थात भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, भारत क्या विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। और भारत जो है, भारत में विभाजन के बाद क्या हुआ कि केंद्र युक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण को माना गया है। क्लियर हो गया है ये चीजें। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है, तो देखिए ये जो 3 श्रेणियों की जो बात की जा रही है वो आपकी 3 श्रेणियां यानी कि 3 जो कैटेगरीज हैं वो क्या है आर्टिकल 1 के अनुसार। जैसे आप देखेंगे पहला आपका कैटेगरी क्या है इसमें कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट जो है संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। कुछ इस तरह से बोला गया, मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि आजादी के समय क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक इकाइयां 2 श्रेणियों में बढ़ गई। किस किस में, एक ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन के अधीन, दूसरा देशी रियासतें। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या था कि भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था, जैसे अभी बताया ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें।
तो ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 यानी कि 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए और शेष 3 रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और विभाजन के उपरांत क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र और पृथक राज्यों का यानी कि देशों का निर्माण हुआ। तो देशी रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए गए कि भाई आप पहला ये कि भारत में सम्मिलित हो जाइए, दूसरा ये कि पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर तीसरा आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के बाद में मिला लिया गया। तो इस तरह की कुछ स्टोरी रही थी। ठीक है, नीचे भी वही सब चीजें दी गई हैं इसमें कि किस तरह से जो 552 देशी रियासतें हैं उनको भारत की भौगोलिक सीमा में लिया गया, इत्यादि चीजों को हमने अभी अच्छे से समझा है। क्लियर है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन वर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो इस तरह से 4 भागों में विभक्त किया गया था। जैसे पार्ट ए में कहते हैं दोज स्टेट्स वर रूल्ड बाय गवर्नर इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि 4 भागों में जो विभाजित किया गया था किस किस आधार पे किया गया था कि ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत कहते हैं कि इसको देखिए इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। सिंपली इसको मैं करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। तो समझिएगा ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, यानी कि ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। दूसरा भारत भाग बी में क्या कहा गया? 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, मतलब बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया और इसमें मतलब जैसे हैदराबाद और मैसूर जैसे राज्यों को रखा गया। इसके बाद आप देखेंगे जो भाग सी है तो ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त का शासन इसमें रखा गया। ठीक है, मतलब कि इसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन और कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र जैसे छोटी रियासतों को इसमें रखा गया। पार्ट डी में कैसे डिवाइड किया गया कि अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसमें रखा जाएगा और इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र जो है यानी कि एक्वायर्ड टेरिटरीज के लिए किया गया था और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उनकी भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया। और इसी तरह से आप देखेंगे कि ये सब चीजें जो है किस तरह से 4 भागों में विभक्त किया गया। तो 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। भाग ए का ख, ग और घ, मतलब ABCD इसमें बांटा गया था। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया है आपको सारी चीजें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए आर्टिकल 2 जो है वो आपका क्या कहता है उसको देखते हैं हम यहाँ पर। अब यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है आर्टिकल 2। तो देखेंगे कि संसद जो है वो कानून के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। ये प्रावधान क्या संसद की विधि के द्वारा की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 2 के अधीन संसद 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है संसद को, जिसमें पहला नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और दूसरा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। और पहले का जो संबंध है उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से तो स्थापित है लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आप देखेंगे एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप उसे कि आर्टिकल 2A में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था और इससे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष ही बनाया गया है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहली जो शक्ति है उन राज्यों के प्रवेश को लेकर जो अस्तित्व में, ये हमने अभी समझा। इसके बाद आर्टिकल 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के नाम परिवर्तन की बात की गई है आर्टिकल 3 में। ठीक है, 2 आर्टिकल समझा, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सब क्या है आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये सारे प्रोविजंस आपके आते हैं। वहीं आप देखते हैं कि मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रोविजन है प्राय इतने ही थे और आगे चलकर 5वें और 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या चीजें इसमें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें और इसमें जोड़ी गई है। वो ये कही गई है कि जो जैसे ये जो प्रोविजन दिए गए उससे पता चलता है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है।
भाई सीधी सी बात है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। और खास बात ये होती है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है, वह ऐसा साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी सारी कहानी आर्टिकल 3 की। ठीक है, अब आर्टिकल 4 अगर हम देखें तो आर्टिकल 4 जो है क्या कहता है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 4 इटसेल्फ डिक्लेयर दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। देखिए यहाँ पर क्या कहने का जो है वो प्रयास किया गया है आपको आर्टिकल 4 के अंतर्गत, आइए वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल 4 है वो कहते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं और क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन दो के अंतर्गत जो भी संशोधन की बात की जा रही है वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि इस तरह का कानून जो है एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, जो आर्टिकल 2 और 3 की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद की जो शक्ति है वो राज्यों की सीमाएं समाप्त करनी है, और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भारत क्षेत्र के अन्य देशों को देने की नहीं है, और ये कार्य आपके 368 जो आर्टिकल है यानी कि संशोधन जो है किया जा सकता है। और इसके तहत 9वें संविधान संशोधन 1960 की प्रभावी होने पर ये जो क्षेत्र है उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें कही गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है मतलब यही सब कहा गया कि किस 9th जो आप अमेंडमेंट देखेंगे, आप जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे जो 1969 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, 1969 में सुप्रीम कोर्ट में आपकी व्यवस्था दी कि भाई अब क्या है कि भारत जो और अन्य देशों के बीच जो सीमा निर्धारण विवाद है उसको हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा भी किया जा सकता है, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा भी किया जा सकता है, और इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं किया गया। तो ये सब चीजें हैं। मेन आते हैं 100 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो 2015 में 100वां संविधान संशोधन आपका आया था। इसमें कहा गया था कि जो भारत के द्वारा, एक एक लाइन पढ़िए समझ आएगा इसमें, कि भारत के द्वारा कुछ भूभाग का जो अधिग्रहण किया जाए, कुछ अधिग्रहण किया जाएगा इस अधिनियम के द्वारा, और भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ था, ठीक है, तो इस लेन देन में क्या हुआ, कुछ हिस्सा बांग्लादेश के पास गया, कुछ भारत के पास। तो इसमें क्या हुआ कि भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, भारत ने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया। तो इस तरह से जो 100 अमेंडमेंट है वो आपका भारत और बांग्लादेश के अधिग्रहण और यहाँ पर अधिनियम की बात करता है। ठीक है, संशोधन अधिनियम जो था 100वां संशोधन अधिनियम। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद हमने देखा कि नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली अध्यक्षता, अब मेन आता है यहाँ पर फजल अली, जो आपका देखेंगे जो फजल अली की जो अध्यक्षता में एक कमेटी आई थी उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फजल अली आयोग आया था, देखेंगे आप कि ये दिसंबर 1953 में सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और इस आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के एम पडिक्कर और NH कुंजरू शामिल थे। कौन थे? के एम पडिक्कर और HN कुंजरू इसमें शामिल थे, जिनके नाम आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस आयोग ने 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अनएक्सेप्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्ष तक काफी चिंतन के बाद रिसर्च किया और उस पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे। उन निष्कर्षों को हम 1-2 लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय प्रशासनिक कुशलता यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी की प्रमुखता मिलनी चाहिए। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कता भी व्यवहारिक नहीं है। वस्तुतः ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्राय असंभव है जो पूरी तरह से एक भाषी हो, क्योंकि आप देखेंगे एक भाषा का बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से एक तरह इकट्ठे नहीं रहते हैं कि उस स्थान को राज्य बनाया जाए। एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्र में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर रहती है जो कि किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है, और इसी कारण से अधिकांश क्षेत्र आप देखेंगे मिश्रित भाषा क्षेत्र यानी कि मिक्स्ड लैंग्वेज एरियाज है। किन्हीं 2 भाषाई क्षेत्रों के मध्य में ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप से रहते हैं, और ऐसे स्थानों को हम एक भाषी राज्यों के तर्क के अनुसार बांटना
असंभव है। तो ये सब चीजें हैं। तभी आप देखेंगे कि यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो तो उसे हम एक भाषी राज्य कहते हैं, उसके रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने या भाषाई अल्पसंख्यक या जनसंख्या के 30% से अधिक हो तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पे प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित किया जाना चाहिए, ताकि उसे द्विभाषीय राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आयोग ने इन सब आधारों पर भारत सरकार को राज्यों के पुनर्गठन की विस्तृत योजना सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्राय स्वीकार कर लिया गया था और बंबई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने जो उस टाइम में विरोध किया था और इन्हें द्विभाषी राज्यों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया। और इसमें से कुल 16 राज्यों में निर्माण की सिफारिश की गई और जिसमें विदर्भ और हैदराबाद भी थी। तो ये सब चीजें इसमें मोटी मोटी हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाने का प्रयास इसलिए किया ताकि चीजें और थोड़ा सा स्पेसिफाई हो सके और चीजें स्पष्ट हो जाए। अगर मेंस में पूछा जाता है तो आपका उसका आंसर लिखने में आसानी हो सके। ठीक है, वही सब नीचे दिया। आजादी के समय पे आप देखेंगे कि जो है 2 श्रेणियों में बटा हुआ था, ये हम ऊपर ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1947 से पहले किस प्रकार से सब चीजें हैं। अकॉर्डिंग इन जून, आप देखेंगे जून में 1948 में भारत सरकार ने के.एम. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। तो भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो धर आयोग के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन जो भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की, जिसको हमने फजल अली आयोग में देखा। ठीक है, तो इस धर आयोग में क्या हुआ था कि 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया और इसमें 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है भाषा न रहकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। जैसे 1948 में एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे जेवीपी समिति भी कहा गया। इसमें नीचे देखिए जेवीपी समिति के बारे में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, जेवीपी कमेटी के बारे में भी मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं जेवीपी समिति भी कहते हैं और इस समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी और इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन 1953 में पोटी श्रीमुलु, ठीक है, जो कांग्रेसी नेता थे, उनके निधन के कारण ये जो आंदोलन चल रहा था उसकी तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित करते हुए तेलुगु भाषी एक अलग राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो ये सारी स्टोरी है। यहाँ 1953 में भी आप नीचे देखेंगे कि किस तरह से आंध्र प्रदेश स्टेट की जो है इसका गठन किया तेलुगु पृथक राज्य के रूप में। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर कई लोगों ने स्ट्राइक भी किया। भाई देखिए, ऐसे बदलाव तो थोड़े लंबे समय से चलते। कहते हैं कि इसमें 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है पोटी श्रीमलु का निधन हो गया था और इस कारण से फिर आपने देखा यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के निर्माण में अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जैसे आप देखेंगे भारत सरकार को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। और हमने देखा अभी के.एम. पणिक्कर के एच.एन. कुंजरू ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी, हमने ऊपर देखा इसको। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर और मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य यानी कि केरल स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया, 1956 की बात की जा रही है केरल की। ठीक है, तो ये सब स्टोरी याद रखिएगा क्योंकि मेंस पीटी में आपसे कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद कह रहे हैं जैसे अब हैदराबाद राज्य के तेलुगु क्षेत्र के मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य से मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। इस तरह से अलग अलग जैसे मैसूर राज्य और पटियाला पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य, अजमेर राज्य को राजस्थान में विलय कर लिया गया, इत्यादि चीजें यहाँ पर दी गई हैं। मैसूर नाम परिवर्तित जो अधिनियम 1973 में आप देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं उसको कि इट वाज रिनेम्ड एज कर्नाटका बाय द मैसूर स्टेट चेंज नेम। ठीक है, एक्ट 1973। गोवा वाज सेपरेटेड बाय द गोवा, दमन, दीव एंड रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1987। बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र बाय द बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1960। हिमाचल प्रदेश वाज गिवन स्टेटहुड बाय द हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। तो ये सारी कहानी क्या है, आप देखेंगे कि जो इसमें सब चीजें हैं, जो मैसूर राज्य है वो अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है,
इसके बाद कहते हैं जो उल्फा है, इसमें उग्रवादी संगठन असम राज्य में संबंधित है ये। और इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे मेंस पीटी में ये पूछा जा सकता है। तो पूरा नाम इसका जो है वो याद रखना है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि सैनिक संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना, मतलब हमारे खुद के जो है अपने निर्णय हो, समाजवादी संप्रभु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, असम स्थापित करना, और परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद आप देखेंगे पीपल्स वॉर ग्रुप जो था पीडब्ल्यूजी, उसमें आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। तो ये सब चीजें फैक्ट्स हैं जिसको आपको रट लेना है क्योंकि डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या सेगमेंट है आज का हमारा, अगला सेगमेंट है हमारा यहाँ पर, इसकी बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं भारत में सिटीजनशिप किस प्रकार की है, वाक्यों में कहाँ पर है, थोड़ा सा हम उसकी झलक को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले हम नागरिकता को समझते हैं। देखिए नागरिकता क्या है, आप देखेंगे कि नागरिकता का एक्चुअल में मतलब क्या होता है सिटीजनशिप का। तो व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की एक उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों। तो नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित होता है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्य भी दिए जाए जिनका प्रयोग वह स्वयं के विकास के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी करे। और अंत में नागरिकता जो है कतिपय व्यक्तियों को दायित्व, अधिकार और कर्तव्य और विशेषाधिकार भी प्रदान करती है। ठीक है, अब देखेंगे नागरिकता के लिए कुछ संवैधानिक आपके लिए कुछ उपबंध भी किए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जैसे भारतीय संविधान के जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया। भारत में अलग अलग राज्यों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट व फेडरेशन की अलग अलग नागरिकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है और नागरिकता जो स्थायी उपबंध जैसे ना होकर क्या है, यहाँ पर इन चीजों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप देखेंगे संसद को जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो नागरिकता स्थायी उपबंध जैसे ना होकर कुछ नियमों के अनुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है। जैसे जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने हो, या आपका आर्टिकल 11 में मेंशन है। ठीक है, इस तरह से कई सारी चीजें हैं। आइए पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, ये ऊपर सब दिया गया कि कैसे कैसे 2 श्रेणियों में विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, विदेशी शत्रु वो होते हैं जिसके साथ भारत के युद्ध चल रहे हैं, इत्यादि चीजें हैं। ठीक है, गिरफ्तारी, नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। नागरिकता क्या है पहले हमें वो समझना था। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको कि द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू अलाइज। यहाँ देखेंगे कि जो संविधान है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, विदेशियों को नहीं। तो वो कौन कौन से उनके अधिकार है, जैसे देख लेते तो जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है। यहाँ पर जो आपको आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है उसको या तो लिख लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 16 में आता है। इसके बाद आपका आता है इसमें कि जैसे आप देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, जैसे आर्टिकल 19 में आपका आता है वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका इसमें ये भी अधिकार आता है। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार आता है। आप देखेंगे एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसर्स, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे अधिकार जो है वो भारत के नागरिक होने पर ही आपको ये सारे विशेषाधिकार और अधिकार प्रदान किए जाते हैं, विदेशियों को नहीं। यहां तक स्पष्ट हो गई हैं चीजें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखिए, जैसे कह रहे हैं कि जो ये अधिकार दिए गए हैं उनके साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ ड्यूटीज का भी निर्वहन करना होता है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखें, आप बता सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और किस पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी है वो किस भाग और कितने आर्टिकल में आते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे अब ड्यूटीज में जैसे क्या है कि कर भुगतान करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, तो ये सब क्या है आपकी ड्यूटीज है अपने देश के प्रति, ठीक है। भारत में देखेंगे नागरिक जो है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में है कि केवल जन्म से ही नागरिक ही प्रेसिडेंट बन सकते, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या है कि संविधान जो शब्द है आप देखेंगे हमारे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो नागरिक, माफी चाहती हूँ, नागरिक जो सिटीजन जो शब्द है वो आपके कहीं भी परिभाषित नहीं गया है हमारे संविधान में। तो ऐसे कई और शब्द हैं जिनको हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया, डिफाइन मतलब डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से जो शब्द है जिनको हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का जो विवरण है हमें भाग 2 में 5 से 11 के बीच में दिया गया है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। अब ब्रिटेन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, जबकि हमारे अंतर्गत आर्टिकल 11 में जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद के द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया गया है, ठीक है। तो इसमें काफी सारे संशोधन भी हुए हैं। जैसे आप देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 जो है नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे कि कौन कौन सी वो कंडीशंस है सिटीजनशिप लेने की, कि मूल रूप से नागरिक अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन इस प्रोविजंस को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो वो प्रोविजंस क्या क्या है, जैसे जन्म, वहां का जन्म होना चाहिए उसका, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि बाय डिसेंट होना चाहिए, मतलब वंशानुगत होना चाहिए। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाय नेचुरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेट ऑफ टेरिटरी होना चाहिए, क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर होना चाहिए। तो इस तरीके को सिटीजनशिप के यहाँ पर 5 शर्तें दी गई हैं कि किन किन कारण से आप सिटीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण की मतलब समझ रहे हैं आपकी, मतलब भारतीय मूल का जो व्यक्ति है वो नागरिकता आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहा हो और भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे या संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करते हो। अब जो नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बाय नेचुरलाइजेशन, तो इसमें है कि आप देखेंगे 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र वाला हो, ठीक है। एक विशेष उपबंध के तहत एक छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर ही देशीकरण के लिए नागरिकता दी जा सकती है। और इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि क्षेत्र सम्मिलित होने की बात जो की गई, तो नए क्षेत्र को भारत क्षेत्र में सम्मिलित करने पर यहाँ पर बात की गई है। स्पष्ट हो रही है ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भारतीय नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो आपकी सिटीजनशिप 3 प्रकार से कैसे जो है समाप्त हो सकती है। जैसे आप देखेंगे नागरिकता का परित्याग करके, बर्खास्तगी करके या वंचित किया जा सके। तो स्वैच्छिक त्याग से आप देखेंगे मतलब तो उसमें क्या है कि पूरी आयु या क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। और ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ठीक है। बर्खास्तगी टर्मिनेशन की जो बात की जाती है उसमें क्या कहा गया, टर्मिनेट करने पर क्या होता है कि किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये व्यवस्था तब तक लागू नहीं होती जब तक भारत सरकार युद्धरत हो या फिर किसी युद्ध में शामिल हो या केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान ना करे। अब वंचित करने पर यानी कि देखेंगे डेप्रिवेशन की कंडीशंस में क्या होता है कि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी छल या झूठ तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक या छिपाए गए हो। भारत के संविधान के प्रति आप देखेंगे अनादर या अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, ठीक है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो या नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को और अन्य देशों से 2 वर्ष का कारावास मिला हो। तो ये सब चीजें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है, वंचित करने के अंतर्गत। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वंचित करने में वही सब चीजें जो हमने अभी बताया है। इसके बाद भारतीय संविधान जो है संघीय है। वो क्यों है, हमने पहले भी बहुत बार समझा है इसको, ठीक है। भारतीय संविधान क्या है आपका, संघीय है, ठीक है। और कहते हैं कि दोहरी राज्य पद्धति जो है यानी कि केंद्र और राज्य को अपनाया गया है। हमने देखा जैसे 7वीं अनुसूची में हमने संघ सूची, संवर्ती सूची, विषय जो विभक्त किए गए, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची में किस तरह से विषयों को बांटा गया है। इसमें देखेंगे एकल नागरिकता की व्यवस्था है हमारे देश में। तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था कहते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मकता के
कुछ तत्व दिखाई देते हैं। वैसे इसीलिए अम्बेडकर जी ने भी इसको, शायद अम्बेडकर जी ने नहीं, किसी और व्यक्ति ने इसको अर्धसंघात्मक की संज्ञा दी थी। मतलब हमारे एकात्मक जो प्रणाली उसके भी तत्व दिखते हैं, जिसमें से एकल नागरिकता जो है उसका अच्छा तत्व या अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जैसे संघीय राज्य जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप चलती, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और राज्य संघ की अलग है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको, यहाँ पर डिटेल में क्या है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थानीय निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका मतलब है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को भी विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा किए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति होती है। हमने जब अभी ऊपर जो पढ़ा था उसमें सिटीजनशिप के बारे में, तो यहाँ पर वही चीज बोली गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता नियम 2009 और नागरिकता संशोधन नियम 2015 बनाया गया है। ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 11 फिर से क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद, पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रोविजन कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है वहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ मेंशन कर दिया जाए, लेकिन क्या है केवल, तो ओनली जैसे शब्दों का जब प्रयोग होने लगे तो याद सतर्क हो जाना होता है। वहां पर हो सकता है स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चेंज कर दिया जाए केवल लगाकर। ठीक है, केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो नागरिकता को किसमें रखा गया है आपका? ठीक है, कॉन्करेंट इसमें संघ सूची में, यानी कि आपके इसके अंतर्गत कह सकते हैं, जैसे हमने देखा था ना कि संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची को सब पढ़ा था, तो संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से ये संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद आता है आपका, नीचे देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 हमने अभी देखा था। तो इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं कि भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 के तक नागरिकों के लिए क्या क्या प्रोविजंस है। जैसे ये केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ से, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है, तो भारत के नागरिक बन गए हों, ना तो कोई स्थायी या ना ही कोई विस्तृत प्रावधान दिया गया हो। ठीक है, यह उसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या निपटना नहीं है। ये सब चीजें इसमें मेंशन की गई है कि क्या क्या प्रोविजंस दिए गए। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो उसमें बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। ठीक है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, इसके बाद 5 से 11 की जो बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत में बात करी, भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। जैसे 5 में आप देखें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 6 में दिए गए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 8 आपका कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। इस तरह से कई सारे आर्टिकल्स जो है आपके 5 to 11 पार्ट 2 में दिए गए। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक की जो कहानी है हमने समझ ली है, जिसमें हमने पॉलिटी के कुछ हिस्से को अच्छे से कवर किया है। इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे चीजों का तो लैक होता रहेगा। और देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर बीच बीच में आपको जो है नंबर्स भी दिए गए हैं। पेड ग्रुप कॉल, यहाँ पर नंबर कॉल कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप चाहे तो यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है, तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम से संबंधित या कोई कोर्स आपको परचेज करना, तो यहाँ पर कॉल्स नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो कोई भी चीज कामली और पेशेंटली आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के। आइए चलिए, अब दूसरा सेगमेंट आज का शुरू होता है, वो है आपका फिजिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम फिजिक्स में क्या देखेंगे, पहले हीट यानी कि ऊष्मा क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। तो क्या है कि आप देखेंगे जैसे क्या ऊष्मा को एक्चुअली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का टेम्परेचर जो उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है, और इस आंतरिक ऊर्जा को हम हीट कहते हैं। तो ऊष्मा का जो ट्रांसफर है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वस्तु की ओर होता रहता है। मान लीजिए कोई छड़ी है आपके पास जो लोहे की है, और एक तरफ से एक कोने से उसको एक छिरे से आपने गर्म किया और दूसरा कोना उसका ठंडा है, तो जो ऊष्मा जो ट्रांसफर होगी वो हमेशा लो टेम्परेचर की साइड होगी। तो इस तरह से जो गर्म जहां पर है वो छड़ी, धीरे धीरे वो ठंडी छड़ी की ओर वो उसका ट्रांसफर ऊष्मा का होने लगेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे
कमरे में टेम्परेचर पर रखा पानी जो है बर्फ से गर्म है, ठीक है। कमरे के ताप पर रखा जो पानी है वो बर्फ से गर्म है, जबकि गर्म चाय से ठंडा है। तो तापमान इसकी तुलना माप है, मतलब तापमान क्या इसकी तुलना की माप है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं ऊष्मा का जो मापन है वो कैलोरी या किलो कैलोरी या फिर जूल या जूल में हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ऊष्मीय ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है तो वो परिणात्मक क्या होता है, धारणा, इस धारणा से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम जो पानी है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। तो कितना जूल ऊर्जा मुक्त करता है, 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है 10 डिग्री सेल्सियस होने पर 1 किलोग्राम पानी, ठीक है। ये सब चीजें। इसके बाद कैलोरीज क्या होता है, आइए कैलोरीज को समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्लास वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। जनरली कैलोरीज इज ऑल्सो यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ हीट। तो कैलोरीज क्या है, आप देखेंगे कि 1 किलो कैलोरी हम किसे कहते हैं, जैसे 1 किलोग्राम पानी का जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है इसको हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 10 टू द पावर 3 कैलोरी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात करें, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो किसी पदार्थ की 1 ग्राम द्रव्यमान का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हम उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो किसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो जरूरी है ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा अगला, क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है कि सामान्यतः क्या होता है कि ऊष्मा क्या है, पुराना मात्रा कैलोरी था, ठीक है। और 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिणाम के रूप में परिभाषित करते थे। तो 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस के अगर हम बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसको बढ़ा दें, तो इस अधिक परिशुद्ध मापों में ये पाया जाता है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा में ताप के किंचित मात्र ही परिवर्तन, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में, ठीक है। चलिए इसके आगे क्या है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपकी गुप्त ऊष्मा है, एक्चुअल में ये जो आपका लेटेंट हीट जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है, आवश्यक जो हीट है, वो आपकी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। उसमें ताप में ऑब्वियसली बात है वृद्धि होगी। और हालांकि पदार्थ की जो फिजिकल कंडीशन है उसमें परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा जब उसमें दी जाती है तो पदार्थ में ताप में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उसे दी गई जो ऊष्मा, हीट है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्या है हमारा, यहाँ पर आपकी देखिए गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, बता रहे हैं कौन कौन। गुप्त ऊष्मा जो है 2 प्रकार की होती है, एक आपकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है, दूसरी आपकी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। तो ये सब क्या है, आपकी गुप्त ऊष्मा के प्रकार हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसमें और क्या चीजें कही जा रही हैं। आइए चलिए देखिए, जैसे आपकी जो संगलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि यदि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा है पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि द्रव से, ठीक है, लिक्विड से ठोस अवस्था में परिवर्तन में यही ऊष्मा निष्कासित की जाती है। वहीं आप देखेंगे जो आपका वेपोराइजेशन की यानी कि इस वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, एक्चुअली वो आप देखते हैं कि द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यदि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन हो तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है। वहीं द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने पर यही ऊष्मा निष्कासित होती है, ठीक है। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे नीचे यहाँ पर जो मेंशन किया गया था उसको भी आप देख सकते हैं, एक तरीके से एक ही चीज है वो। इसके बाद पदार्थ की शीतलन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। और इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का जो प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 इंटू 10 टू द पावर जूल जो है गुप्त ऊष्मा लेता है। इसी कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। ये हमने भी समझ लिया है इसको। इसके बाद यहाँ आते हैं कि कहते हैं जब जल भाप में परिवर्तित होता है, जब कहते हैं भाप में, वाष्पीकरण कह सकते हैं, भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। और प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि उबलता हुआ, जैसे हम पानी
पानी को उबलने रखते हैं ना, तो उबलते हुए पानी जो है उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप जो है उसके द्वारा जलना अधिक असहनीय हो जाता है। आप देखेंगे आग से ज्यादा जलने से भाप से ज्यादा जलने की ज्यादा पेन होता है, असहनीय होता है। यद्यपि दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप पर होते हैं। इसका कारण ये है कि उबलते जल के कंपैरिजन में जो स्टीम होती है उसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है, जिसके कारण इंसान वो असहनीय हो जाता है इसको सहन करना। ठीक है, इसलिए जब आप हमारी त्वचा पर जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ता है तो संघनित होकर जल बनाती है और वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकालती है। इसलिए बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय और जलन महसूस कराती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नीचे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि आपका क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट आपका क्या है, आइए उसको समझ लीजिए। जैसे किसी वस्तु के 1 किलोग्राम मोल का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये हमने आगे भी पढ़ा था और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी से डिफाइन करते हैं। और मोलर जो आपका गुप्त ऊष्मा यानी कि मोलर स्पेसिफिक जो हीट है सी है वो m इंटू ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, जहां पर m क्या है आपका पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, और इसका मात्रक अगर हम देखें जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसका कैलोरी प्रति मोल होता है और SI पद्धति इसका क्या है जूल प्रति मोल x केल्विन है इसमें। ठीक है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर से कौन रूबरू नहीं है। तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, आइए हम इसको तापमान जिसको हम कहते हैं उसको समझ लेते हैं कि टेम्परेचर आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या है कि ताप एवं शीत जो है आप देखेंगे जैसे ताप तप्तता शीतलता के अपेक्षित माप या सूचक होता है। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि देखिए इसमें और भी सारी डेफिनेशन, जैसे ताप क्या है वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है और ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था ऊष्मा हीट के बारे में कि टेम्परेचर क्या है, मतलब भाई टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर, जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा ट्रांसफर होती है, तो वही चीज है वो टेम्परेचर क्या जो स्थानांतरण हो रहा है टेम्परेचर से टेम्परेचर, वही आपका टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे आप किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यदि आप हीट उस वस्तु से त्वचा की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु गर्म, जबकि वस्तु से जो त्वचा से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु ठंडी महसूस होती है। तो यही कारण है कि जाड़े की सुबह में लकड़ी के गुटके या फिर लकड़ी के गुटके को छूने पर, लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का जो टुकड़ा है अधिक ठंडा महसूस होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है और हमारी त्वचा से हीट लोहे की ओर तेजी से प्रवाहित होती है। ये सब चीजें हमें समझनी है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं -40 डिग्री के टेम्परेचर का मापन जो है फॉरेनहाइट सेल्सियस से होता है और -25.6 डिग्री का जो टेम्परेचर का मापन फॉरेनहाइट र्यूमर से होता है। यही सब चीजें हैं। इसके बाद 0 डिग्री के ताप का मापन सेल्सियस और र्यूमर पैमाने में समान होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर जैसे टेम्परेचर मापने के मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं उनको बताया गया है। जैसे थर्मामीटर है, ठीक है, तो थर्मामीटर क्या है आपका तापमापी जिसको हम बोल सकते हैं। थर्मामीटर क्या है, तापमापी कहते हैं फीवर इतना है तो थर्मामीटर से हमें चीजें पता चलती है। इसी तरह से अब देखिए अब ताप मापने के लिए कुछ पैमाने दिए, जैसे सेल्सियस पैमाना, तो इस पैमाने पर जल के यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री लिया जाता है। ठीक है, केल्विन जो आप केल्विन पैमाना जो होता है हम के से इंडिकेट करते हैं। तो इस पैमाने पर जल के क्वथनांक को हम 373.15 के और आपके हिमनांक को 273.15 के से इंडिकेट करते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को हम 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको दिया गया है केल्विन के ताप पर बराबर सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा K मतलब केल्विन की बात है, केल्विन की बात कर रहा हूँ, C मतलब आपका यहाँ पर सेल्सियस की बात कर रहा है और 273 आपका ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया था ना उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इसके बाद फॉरेनहाइट स्केल की बात की जाए तो फॉरेनहाइट पैमाना क्या है, इस पैमाने पर जल के हिमनांक को 32 डिग्री फॉरेनहाइट और क्वथनांक को 212 डिग्री फॉरेनहाइट लेते हैं और 32 डिग्री फॉरेनहाइट और 212 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर रोमर पैमाना, जैसे आप जिसको कहते हैं कि रोमर पैमाना क्या होता है, इस पैमाने पर जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री आर, ठीक है, आर से रोमर को इंडिकेट करते हैं और भाग बिंदु पर 80 डिग्री आर है, उनके बीच के भाग को हम 80 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो सेल्सियस, केल्विन, फॉरेनहाइट और रोमर पैमानों के बीच परस्पर संबंध भी कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मानव शरीर का जो तापमान है 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 310 के होता है। यहाँ पर बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे क्या कह रहे हैं, आइए उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए
थर्मोमेट्री क्या होता है, यानी कि ताप माप, जिसको हम कहते हैं तापमापन कहते हैं। भले ही स्पर्श से हम इस ताप का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये ताप जो होता है वो बहुत कुछ अविश्वसनीय है और वैज्ञानिक कार्यों में अनुपयोगी है, और इसीलिए तापमान हेतु मापक्रम या पैमाना बनाए गए हैं। इन्हीं पैमानों के आधार पर ताप की माप हेतु कुछ युक्तियां यानी कि यंत्र विकसित किए गए, जिसे हम तापमापी कहते हैं, यानी कि थर्मोमेट्री कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैटर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि देखिए सिंपल सा है, बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, while a decrease in temperature gaseous form converts into liquid form and liquid convert into a solid form। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीजें देखे दी गई हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मेल्टिंग की जो बात की जा रही है। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है आपका, यानी कि ये गलन जिसको हम समझते हैं, गलन क्या होता है इसको समझ लेते हैं अब यहाँ पर कि मेल्टिंग क्या है। देखिए बेसिकली देखिए इसमें क्या चीज समझने की इंपॉर्टेंट एज इन कि अगर आपको इसमें देखिए चीजें समझ नहीं आ रही है तो इस तरह से समझा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाकर हम ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि टेम्परेचर घटाकर गैस को हम द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंपल सी चीज यहाँ पर दी गई है। इसके बाद मेल्टिंग की अगर बात की जाए तो जो आपका गलन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, जैसे हम जिसको गलनांक भी कहते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, पदार्थ का क्या गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है का गलन कहलाता है। मतलब वह प्रक्रम जिसे गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आइस है, अगर हम उस तरह से किसी चीज को समझे तो आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो क्या पानी में द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका गलन कहलाता है, मेल्टिंग है। और वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ पिघलाकर जल बन जाता है, सिंपल है। इसलिए बर्फ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं, मेल्टिंग होते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ का ठोस द्रव में परिवर्तित होगा, और ये प्रक्रिया जमना कहलाती है, और ये ताप बिंदु आपका हिमनांक कहलाता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है, हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, आपका सब्लिमेशन क्या होता है, आइए हम इसको जरा समझ लेते हैं। सब्लिमेशन आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं, आप चाहे तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सब्लिमेशन की बात करें तो ऊर्ध्वापतन, जिसको हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, ऊर्ध्वापातन को हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में, ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापतन करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको कपूर है, तो जब कपूर आप जलाते हैं तो ठोस में तो परिवर्तित नहीं होता, सीधे वाष्प में की तरह उड़ जाता है, जलता है और इसमें वाष्प की तरह उड़ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापतन कहलाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट आपका देखिए क्या होता है, यानी कि क्वथनांक जिसको हम कहते हैं। तो बॉइलिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप देखेंगे जैसे वह निश्चित, हम कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप पर जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, आपकी क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग कहलाती है। और इस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं आपकी। इसके बाद कहते हैं कि जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे अल्कोहल का क्वथनांक आपका 78.6 डिग्री है, 6 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक आपका कितना होगा, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये सब हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपने देखा ना कैसे अल्कोहल, वाटर और मरकरी के आपके क्वथनांक दिए गए हैं। कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपके संघनन या द्रवण क्या होता है, संघनन बिंदु जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ की गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। यह प्रक्रिया आपकी संघनन कहलाती है, और ताप बिंदु संघनन बिंदु कहलाता है। तो क्या है कि क्वथनांक और संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं, और इन पर द्रव या गैस तापीय सम में होती है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रीजिंग की बात करें, हिमीकरण क्या होता है आपका, जिसको हम हिमांक भी कहते हैं। तो शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम हिमीकरण। जैसे कि नॉर्मल वाटर है, द्रव को ठोस में, उसको बर्फ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हिमीकरण कहलाएगी। फ्रीजिंग कहलाएगी। फ्रीजर में क्या काम करती है, यही तो चीजें होती है ना। तो क्या है, जैसे बर्फ का गलनांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे जल का गलनांक भी हिमांक भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब एवोपोरेशन क्या है, वाष्पन क्या होता है आपका। वाष्पन को हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से देखिए परिभाषाएं इसमें जो है दी गई हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि वाष्पन एक्चुअल में आपका क्या होता है।
तो देखिए वाष्पन की परिभाषा मैं आपको समझाती हूँ कि सामान्य ताप पर भी किसी द्रव की खुली सतह से द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी हम गर्म करते हैं तो क्या है कि सामान्य ताप पर भी किसी द्रव की खुली सतह से द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पर इसे समझिए, जैसे शरीर से पसीना सूखने के दौरान क्या होता है कि वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा त्वचा से प्राप्त होती है, जिससे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। कूलर में हवा वाष्पीकरण के कारण ही ठंडी होती है। मिट्टी के घड़े जैसे सुराही में रखा जो पानी है सामान्य की अपेक्षा ठंडा वाष्पीकरण के ही कारण हो पाता है। जैसे स्प्रे है, प्रेस आदि के बोतलों को खुला छोड़ देने पर इत्र का क्या है वाष्पीकरण होता है और इस फलस्वरूप बोतल ठंडी हो जाती है। गीले कपड़ों का सूखना ये सब क्या वाष्पीकरण ही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वाष्पन के कारण जो शीतल होता है, ठीक है, क्या है वो, जैसे कूलिंग बाय एवोपरेशन क्या है, वाष्पन का जो शीतलन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल जैसे अभी हमने आपको समझाया उसी तरह से नीचे भी मेंशन आपको किए गए हैं। आइए देख लेते हैं उसको। जैसे किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है और ऊष्मा होने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी इसको देखा है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि मिट्टी के घड़े या सुराही में पानी रखने पर सामान्य से अपेक्षा ठंडा वाष्पीकरण के कारण हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर से काफी पसीना निकलता है, हमने देखा पंखा जो है हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। ये भी हमने ऊपर समझ लिया है, जिसे हम शीतलन की अनुभूति कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद नीचे क्या कह रहे हैं देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो डेजर्ट रूम होता है, कूलर शीतलन जल वाष्पन के कारण होता है और डेजर्ट कूलर गर्म और शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर जल के वाष्पन की दर को और बढ़ा देता है। ये तो स्पष्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कॉल डिटेल्स दिए गए, आप पेड ग्रुप से संबंधित यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कन्वेक्शन से पहले माफी चाहती हूँ, यहाँ पर कंडक्शन है आपका, और कंडक्शन जो है हम देख लेते हैं कि क्या होता है। कंडक्शन मतलब चालन जिसको हम कहते हैं। और ये देखेंगे कि जब किसी वस्तु के अलग अलग भागों का जो टेम्परेचर अलग अलग होता है तो हाई टेम्परेचर वाले जो कण हैं अपने संपर्क में रखे लो टेम्परेचर वाले कणों को हीट प्रदान कर देते हैं। फलस्वरूप वस्तु में ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर वाले भाग से निम्न टेम्परेचर वाले भाग की गति करने लगती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, चालन कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ में पकड़कर इसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद वो छड़ का जो दूसरा हिस्सा है वो चालन के कारण गर्म हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम रेडिएशन की बात करें यानी कि विकिरण क्या होता है, तो देखिए रेडिएशन जो है आपका जिसको हम समझ लेते हैं जैसे चालन और संवहन के परिवहन के माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियां निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच में क्रियाशील नहीं करती हैं, लेकिन विशाल दूरी होने पर जो पृथ्वी है वो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इसका जो थर्ड मैकेनिज्म है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऊष्मा स्थानांतरण की, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार विकृत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भी हम कहते हैं और विकिरण द्वारा ही सूर्य की जो ऊष्मा निर्वात है से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, और फिर किसी पिंड के द्वारा उसके ताप के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा लाल तप्त लोहा से विकिरण यानी कि तुंत लैंप से प्रकाश को ऊष्मा विकिरण कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रेडिएशन को हमने यहाँ पर समझा और इसके बाद हम कन्वेक्शन की अगर बात करें, संवहन, ये आई होप समझ आ गया होगा आपको। इसका रेडिएशन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या दिया गया है, आइए इसको समझ लेते हैं पिक्चर से। देखिए बहुत बार क्या होता है चीजें लाइन टू लाइन नहीं समझ आती, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंपल वे में कहा गया है हीटिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिया गया है ना, देखिए आप उस पिक्चर में क्या दिया गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां, जैसे संवहन यानी कि कन्वेक्शन क्या होता है आपका, ये देखिए कैसे जो ऊष्मा जो है धीरे धीरे, कन्वेक्शन जब हमने अभी पढ़ा था तो उसमें देखा था किस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ पर देखिए उससे क्या हो रहा है, ये कंडक्शन हो रहा है आपका। कंडक्शन मतलब एक क्षण को देखिए यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर गर्म हो जाए, तो मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर इसका कंडक्शन चालन हो रहा है। रेडिएशन, इससे जो विकिरण निकल रहा है देखिए गरम गरम, इससे जो हवाएं कह सकते हैं या रेडिएशन कह सकते हैं निकला, जिससे हम ये हाथ आते हैं विंटर्स में। तो कुछ इस तरह से सिंपल सा वे यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट वन लाइन फैक्ट्स, यहाँ पर वन लाइन फैक्ट्स दिए गए, ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं अपने पूरे टॉपिक में। तो यहाँ पर वन लाइन फैक्ट्स में होता है कि भाई चलो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा चीजों का। आइए उनको फटाफट देखते हैं ताकि अब आगे बढ़ सके। अगला सेगमेंट क्या है वहां पर देखिए, क्योंकि एक ही चीज में बार बार टाइम जाया नहीं करना चाहिए। तो बढ़े आगे, चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे वन लाइनर फैक्ट्स, जैसे ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या, ऊर्जा का एक रूप है और जो किसी पिंड या उसके परिवर्ती माध्यम के बीच में उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा हमने पढ़ा था कैसे क्या चीजें होती है।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे थर्मस फ्लास्क में, थर्मस वगैरह हम देखते हैं तो उसमें फ्लास्क में लंबे समय तक जो पानी ठंडा या गर्म रहता है, किसकी वजह से? क्योंकि संचालन, संवहन और विकिरण से ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, इसीलिए संपीड़ित हवा जो है ऊष्मा का एक कुचालक होती है। देखिए सुचालक और कुचालक, यहाँ पर एक चीज जो शब्द आपने पढ़े होंगे, इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं ऊष्मा चालकता के आधार पर दो रूप से इनकी श्रेणियों में बांटा जाता है। सुचालक मतलब कंडक्टर जो होते हैं, वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वो सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी धातुएं, अशुद्धि युक्त जल हो गया। कुचालक यानी कि इंसुलेटर होते हैं वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह या तो कठिनता से होता है या बिल्कुल नहीं होता है, तो कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऊन, कपड़ा, लकड़ी, कांच, रबड़ आदि। ठीक है। तो देखिए एयर कंडीशनर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑलवेज देखेंगे संपीड़ित गैस भरी होती है, जिसके कारण कमरे और अन्य स्थान को भी ठंडा किया जाता है। ठीक है। देखिए चलिए अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे एयर कंडीशनर में आपने देखा कि उसमें संपीड़ित गैस की वजह से सारे स्थान को ठंडा कर देता है। टोस्टर इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करता है और संवहन विधि के द्वारा ब्रेड को टोस्ट करता है। जैसे तेज हवा वाली जब रात्रि होती है उसमें ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की जो दर है वो तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण जो है वो वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी ऊपर इसका थ्योरी पैटर्न हम पढ़ चुके हैं। गर्म हवा जो है ठंडी हवा से हल्की होती है और ऊष्मीय विकिरण से अवरक्त विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और दिन के समय विकिरण की प्रक्रिया के कारण हवा गर्म हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं नीचे की ओर अगर हम आए तो इसमें देखेंगे जैसे क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। आप देखेंगे जैसे ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, विस्मत जो है ये आयतन में सुकड़ते हैं, इस प्रकार ठोस अपनी ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। ब्लैक होल, जिसको आपने कई बार सुना होगा, ब्लैक होल जो हमारा होता है, अभी लेटेस्ट में उसका कुछ वीडियो भी आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ था। ब्लैक होल का लेटेस्ट वीडियो आप सर्च करिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो। ये सब चीजें देखा करिए साइंस से रिलेटेड, क्योंकि साइंस को लिखा लिखा है समझने से बेहतर है उसका थ्योरी पार्ट से अच्छा है कि उसको हम प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लैक होल की बात करें तो कहते हैं ब्लैक होल में एक असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण अदृश्य होता है। अदृश्य क्योंकि उसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, जिसके कारण वो कोई प्रकाश बाहर जाने ही नहीं देता है। ठीक है, किसी धातु को गर्म करने पर ये फैलता है, हमने देखा था ऊष्मा का जो ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा ये वन लाइनर है तो ये सिर्फ यहाँ पर हमें समझना है। जैसे आप देखेंगे शीशे की छड़ को भाप में रखने पर उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई यानी कि व्यास में भी वृद्धि होती है। मिट्टी के घड़े की दीवारों के असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके कारण पानी रिसता रहता है, जिससे घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन बना रहता है और छिद्र से निकलकर जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से सतह पर आप देखेंगे सतह जो ठंडी रहती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और आप देखेंगे कि मानव में पसीने का जो मुख्य कारण है शरीर का ताप नियंत्रित यानी कि थर्मो रेगुलेशन रखने में होता है। और ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब ऊष्मा जो आर्द्र ऊष्मा का है अनुभव होता है हमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर की जो बात कर रहे हैं, जैसे प्रेशर कुकर जब हम जो घरों में यूज करते हैं ना, तो उसके हैंडल में क्या चीजें होती हैं, मतलब उसका हैंडल देखिए किस तरह से होता है कि कह रहे हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप एबोनाइट बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम रीचिंग द हैंडल एंड प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ हैंड। एबोनाइट इज ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा ना कैसे जो है ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है, उस तरह से कह रहा है कि जैसे कुकर होता है उसमें लकड़ी या एवोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एवोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एवोनाइट मजबूत पदार्थ होता है और ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती है, जैसे चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, इसके बाद जैसे देखते हैं अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है, इसलिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है और जल में नमक मिलाने से जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे वुलन क्लोथ की अगर मैं बात करूं, जैसे विंटर्स में जैसे हम वुलन क्लोथ वगैरह पहनते हैं तो वुलन क्लोथ कीप्स अस वार्म इन विंटर। इट इज जस्ट बिकॉज वुलन क्लोथ हैव फाइबर एंड बिटवीन दोस फाइबर्स एयर इज ट्रैप्ड व्हिच रिड्यूस हीट लॉस। एयर रिड्यूसेस हीट लॉस बिकॉज इट इज इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे देखिए किसी वस्तु की ऊष्मा जो है हानि की दर को शीतलन की दर कहते हैं। और जैसे आप देखते हैं यदि ऊनी रेशे का जैसे बता रहे हैं कि प्रोटीन से निर्मित होते हैं और इसीलिए ऊष्मा का कुचालक है और रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। रेफ्रिजरेटर, ध्यान दीजिएगा कभी कि रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा खुला रह जाए तो उसमें से बहुत सारी गैसें निकलती है, जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और आदर्श चालक के लिए तापीय प्रतिरोध 0 होता है। ये सब चीजें हमने देखा है। जॉन डेल्टन की अगर मैं बात करूं 1766 से 1844 में, तो ये एक अंग्रेज रसायनिक थे और जब अलग अलग तरह से
अलग अलग तरह के परमाणु संयोजित होते हैं तो वे कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन नियमों की सरल व्याख्या करता है और डाल्टन ने वर्णांधता संबंधी एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, अमेदियो आवेगाद्रो जो है आपका 1776 से 1856 के बीच में, इन्होंने एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाया है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इससे गैसों की संयोजन प्रक्रिया को एक सरल ढंग से समझने में सहायता मिलती है। और ये जो कथन है वो अवोगाद्रो की परिकल्पना या नियम कहलाता है और उन्होंने भी प्रस्तावित किया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे सभी गैसों के सूक्ष्म संगठन कण परमाणु बल्कि नहीं द्विपरमाणु होते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने जो है इन योजनाओं की शुरुआत की है। तो किन योजनाओं की शुरुआत की है आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला सेगमेंट हमारा यहाँ पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी होने वाला है, तो जल्दी से खुद को इसके लिए रेडी कर लीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं अब हम ये। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ऊपर जो है अपने और सब्जेक्ट्स को कवर किया है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम वाटर साइकिल को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें भी इन्वायरमेंट के काफी हिस्से को कवर किया है। तो वाटर साइकिल दैट मीन्स जल चक्र को कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसको हमें कैसे समझना होगा, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए जल चक्र जो है वो पृथ्वी पर जो पानी जो जल उपलब्ध है उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की जो चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का जो है क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। और यह प्रकृति के जल संरक्षण के सिद्धांत की क्या है, एक व्याख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज दी गई है कि जल चक्र क्या है। पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का निरंतर अभिगमन जो सौर ऊर्जा से नियंत्रित होता है। हमारी ग्रह पर जल वायुमंडल, महासागरों, झीलों, नदियों, मृदा, हिम पर्वत, बर्फीले मैदानों, भूजल जैसे प्रमुख जलाशयों से क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, स्टोर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जैसे वाष्पीकरण हो गया, एवोपरेशन हमने देखा था, वाष्पोत्सर्जन हो गया, संघनन हो गया, वर्षा हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, रिसाव हो गया, ये सब क्या प्रक्रिया है, जल का स्थानांतरण एक जलाशय से दूसरे जलाशय की ओर करती है। यही हमने देखा, समझा भी कि जो जल का स्थानांतरण है एक स्थानांतरण होता रहता है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर, बस यही प्रक्रिया है जल चक्र की। ठीक है, मेन हमें समझना है कि जैसे हम देखते हैं कि जल के रूप में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन सम्मिलित रूप से सभी जीवों के लिए सकल भार का लगभग 80.5% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जीव मंडल में हाइड्रोजन का जो निवेश है वो जल के रूप में होता है और इसी तत्व के चक्र को जल चक्र यानी कि H2O साइकिल कहते हैं। हमने समझा इसको भी। जल सभी जीवों के लिए नितांत आवश्यक होता है और जल गैस या वाष्प या ठोस यानी कि हिम या तरल रूप में पाया जाता है और जलाशय जैसे झील, नदी, समुद्र जल में वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा वातावरण में भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं पेड़ पौधे हो गए, जल को भूमि से अवशोषित करके वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जलवाष्प संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादलों में परिवर्तित हो जाती है। जबकि ये बादल जो है ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो तापमान में कमी के कारण द्रवित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फिर से आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो आया ये जल है वो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है या फिर नदी, तालाब आदि में पहुंचता है। तो ये जल जो है वो पुनः जल चक्र में भाग लेता है। तो कहीं ना कहीं ये चेन जो है निरंतर चलता रहता है। मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, आप कह रहे हैं पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, फिर भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा जो पादपों और जंतुओं को उपलब्ध होती है। आप देखेंगे कि जल की जो कुल मात्रा है पृथ्वी पर लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है, जबकि जो 5% जल है वो लगभग 97.3% भाग जो समुद्र का है, 2.1% ध्रुवीय हिम क्षेत्रों से विद्यमान है और इस प्रकार केवल 0.6% जल ही जो है जो वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में, मृदा जल या फिर भूमिगत जल के रूप में हमें उपलब्ध होता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आप चाहे तो मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा। सौर विकिरण, जैसे हमने विकिरण को समझा था, सौर विकिरण गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो चक्र के मुख्य चालक बल है और वाष्पीकरण संघनन द्वारा ये सब क्रियाएं जो है निहित होती हैं। जल का औसतन आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज समझेंगे तो जल का जो औसतन एवरेज आप देखेंगे 84% जो है भाग समुद्री सतह से वाष्पित होता है। ठीक है, जबकि 77% जो भाग है वो अपक्षेपण द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है, फिर से बारिश के द्वारा हम कह सकते हैं या अपक्षेपण के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है। 7% जल जो है पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर समुद्र में पहुंच जाता है। देखिए एकदम फैक्ट है ये, तो इसमें कुछ तोड़ मरोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी पर वाष्पन 16% और अपक्षेपण 23% होता है। इसके बाद आपको नीचे देखिए एक पिक्चर भी यहाँ पर वाटर साइकिल का दिया गया है, तो कुछ इस तरह से है और इसमें देखेंगे किस प्रकार से जो है जल प्रक्रिया, जिसमें जल वाष्पित हो जाता है वर्षा के रूप में भूमि पर, फिर से गिरता है और नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में जाता है। तो ये चेन जो है आपका लगातार इस प्रकार से
चलता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जल चक्र में मुख्य रूप से क्या होता है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ठीक है, इसके द्वारा एनर्जी जो है वो सन के द्वारा यानी कि सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है और सौर विकिरण महासागरों, झीलों, नदियों, यहाँ तक कि मिट्टी से पानी वाष्पित करके चक्र को चलाता है। हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही समझा था इसको। और यह पानी की जो बूंदे हैं और बादल बनाता है, और जहां पानी की बूंदे पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर वापस गिरकर वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो किस तरह से बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो धरती पर गिरते, फिर उन नदियों से कुछ भूमिगत जल में अवशोषित हो जाते हैं, कुछ वो बारिश के रूप में फिर वो बरसते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि निरंतर उनका जो चक्र है वो इस प्रकार से जो है चलता रहता है, निरंतर एक चेन चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र की, नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या जो है वो भिन्न है बाकियों से, जैसे जल चक्र से क्या भिन्न है यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में। तो नाइट्रोजन चक्र को उसके सरल प्रवाह प्रतिरूप के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो अंतिम स्रोत है वो वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जिसका पौधे और प्राणियों के द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसलिए मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसके निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होती है। और इस तरह से बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र के जैसे जैव भार, अपरद और ह्यूमस में जो संयोजित संपूर्ण नाइट्रोजन को वायुमंडल से लाखों वर्ष की जैविक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ये सब आपका क्या है, नाइट्रोजन के चक्र का एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको हमें यहाँ पर समझना है। क्लियर है? इसको देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में एक डिफरेंस आप देखेंगे कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होता है, वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जब हमने पढ़ा अधिकतम यौगिकीकरण जो है सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होता है। ये एक डिफरेंट फैक्ट आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई, आइए पहले जो मैटर दिया गया उसको हम देखते हैं। जैसे कहते हैं कि तड़ित चालन के समय हवा में बनाए गए हाई टेम्परेचर या दबाव नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक है, पौधे आमतौर पर क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट ग्रहण करते हैं और उन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर जो पौधों की बात की गई है, ठीक है, अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। तो यहाँ पर क्या है इसका, ये देखेंगे कि नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि मानव सहित सभी सजीव जीवों को इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन का भी बहुत से जीवों की गतिविधियों के द्वारा गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था से पुनः गैसीय अवस्था में चक्रण होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं, आप देखेंगे कि जैसे नाइट्रोजन का जो चक्रण है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो इस चक्र को जो हम 5 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है विभाजित करते हैं। ये 5 प्रक्रियाएं कौन कौन सी आवश्यक है हमारे नाइट्रोजन साइकिल के लिए, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है, देखिए। जैसे पहला क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो क्या है कि मृदा में जो रहने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं, जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, ठीक है, या फिर हम देखते हैं क्लॉस्ट्रिडियम हो गया। तो ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाढ़ग्रस्त धान के खेतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे एनाबिना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक का नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु में प्रमुख स्थान है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे जैसे फली पौधों के अतिरिक्त क्या है कि कई ऐसे उच्चतर पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनमें भी ग्रंथिकाय प्रक्रिया का निर्माण करती हैं। जैसे फ्रेंकिया, जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक्टोनोमाइटिस जीवाणु है, और दूसरा जीवाणु क्या है, एजोस्पिलरम भी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का क्या है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, और जो कि विभिन्न उष्णकटिबंधीय घास की जड़ सतहों के ऊपर वृद्धि करता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक पूरा टर्म है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो गैस नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन करता है, किसका, नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन सम्मिलित होता है, और अमोनिया जो है पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब इसमें भी देखिए कुछ डिविजन दिए गए हैं, जैसे वायुमंडलीय स्थिरीकरण आप देखेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर फिक्सेशन, तो ये क्या, बिजली का चमकना, जैसे दहन, ठीक है, किसी चीज को जलाना, ज्वालामुखी गतिविधियां नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। औद्योगिक स्थिरीकरण यानी कि इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो जैसे हाई टेम्परेचर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस और हाई जो प्रेशर है 200 ATM जो होता है, पर आणविक नाइट्रोजन परमाणविक नाइट्रोजन में विभाजित हो जाता है। जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण अगर हम बात करें, स्थिरीकरण कैसे होता है, तो 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया, जैसे दलहनी पौधों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम, अभी हमने देखा, ठीक है, और जैसे आप देखेंगे सहजीवी से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ये सब हमने देखा घुलनशील नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करते हैं।
सकते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल आपके फ्लेक्सेशन हो गए, आपके बैक्टीरियल फिक्सेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन जो जिसको हम बोलते हैं जिसको नाइट्रीकरण भी हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आप देखेंगे प्रारंभ में जिसके द्वारा अमोनिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है, और मिट्टी में पाए जाने वाला जो एक जीवाणु है वो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर सकता है। ये तो रही बात, ठीक है, नाइट्रीकरण की। इसमें क्या होता है कि जैसे एक यही चीज है कि स्टार्टिंग में जो नाइट्रोसोमोनास होता है जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन होता है, और इसके बाद नाइट्रोबैक्टर के द्वारा नाइट्राइट को नाइट्राइट में बदल देता है। ठीक है, और कम जो नमी वाले जो मिट्टी है उसमें वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की जो दर है वो घट जाती है। क्लियर है। एसिमिलेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। ठीक है, तो स्वांगीकरण आपका क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे के द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन कार्बनिक अणुओं के द्वारा जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए में परिवर्तित हो जाती है। अमोनीकरण की अगर मैं बात करूं तो अमोनीकरण जिसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन क्या होता है कि स्वतंत्र और सहजीवी नाइट्रोजन, ठीक है, देखिए अमोनिफिकेशन क्या होता है, यानी कि अमोनीकरण सभी जीवधारी नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक उत्पन्न करते हैं, और ये अवशिष्ट पदार्थ जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया के द्वारा वापस अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है अमोनीकरण कहलाती है। ठीक है, डेनिट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि विनाइट्रीकरण क्या होता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। और नाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई से जल तालिका के निकट रहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन, आप देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त जो है वो करते हैं और इन्हें करना पसंद होता है। और विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। अब अगर कार्बन चक्र की बात की जाए तो कार्बन चक्र क्या होता है, आइए अब हम यहाँ पर देखिए, आपको एक पिक्चर भी दिया गया है नाइट्रोजन साइकिल का कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कार्बन साइकिल दिया गया, ये उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन चक्र एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन चक्र जो है उसने पूरे इतिहास में पृथ्वी को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि इसने बड़े जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया है और इसने जीवन के विकास को सुविधाजनक बनाने में भी मदद की है। ये पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है और जीव मंडल और उसके सभी जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनरुपयोग को अनुमत करता है। ठीक है, आप देखेंगे कार्बन चक्र पृथ्वी की सबसे तेज रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं में से एक जाना जाता है, और कार्बन चक्र के 3 मुख्य चरण हैं जिनसे वो गुजरता है, जैसे जलाशय हो गया, ठीक है, एसिमिलेशन हो गया, रिलीज हो गया। तो ये सब क्या है, आपकी कार्बनीय चक्र के कह सकते हैं कुछ चरण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको हो सकता है पिक्चर दिया गया है अगर कार्बन साइकिल का, तो पहले आप पिक्चर पे एक बार जो है यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, हम इसको बाद में चलिए कवर करते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं जैसे वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं उसको हम समझ लेते हैं। कार्बन चक्र की जो बात की जा रही है, आइए उसको देख लेते हैं। पहले क्या है कि जैसे जीवों के जब शुष्क भार का लगभग कार्बन साइकिल में आप देखेंगे 49% जो भाग है वो कार्बन से बना होता है, और यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तो पता चलता है कि समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान होता है, और यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियत करता है। यही चीज यहाँ पर दी गई है आपको। जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र आप देखेंगे वायुमंडल, सागर, जीवित और मृत जीवों के द्वारा ही संपन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है, और कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों, यानी कि आप देखेंगे कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं, कंज्यूमर और जो कह सकते हैं उत्पादक हैं, उनकी श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस जाती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि भूमि और सागर से जो कचरा सामग्री और या फिर मृत कार्बनिक सामग्री के अपघटन के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी मात्रा अपघटकों के द्वारा छोड़ी जाती है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद लकड़ी के जैसे जलाने, जंगल में आग, जंगल की आग हो गई, जीवाश्म ईंधन के जलने, ज्वालामुखी क्रियाओं आदि के स्रोतों के द्वारा भी वायुमंडल में कार्बन सामग्री और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये तो रही मोटी मोटी बात। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या चीज कही जा रही है कि द ग्लोबल कार्बन साइकिल कंसिस्ट फॉलोइंग स्टेप्स, दैट मीन्स कि जो भूमंडलीय कार्बन चक्र के जो चरण है उनको हमें समझना है। जैसे आपका सबसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपने कई बार एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा। जैसे हरे पेड़ पौधे जो है वो संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और अजैव कार्बन को यानी कि भोजन में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन को
विमोचित करते हैं। ठीक है, जंगल में जैसे लगने वाली जो आग है उसके द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 विमोचित होता है, हमने अभी समझा था। श्वसन के लिए भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहते हैं सभी जीवधारी श्वसन करते हैं और एक उपापचय क्रिया करते हैं, और जिसमें ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 और जल मुक्त कराने के लिए होता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः विमोचित हो जाती है। अपघटन की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि अपघटन क्या होता है, पर डिकम्पोजिशन जो है इसमें देखेंगे कि जैसे जंतुओं के द्वारा क्या होता है, स्वांगीकृत या पौधों के द्वारा संश्लेषित किया गया सभी भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप से उपापचय क्रिया में प्रयुक्त नहीं होता। इसका अधिकांश भाग आप देखते हैं उनके अपनी जीव संहिता के रूप में संग्रहित होता है, और मृत जीव जो है वो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और अपघटों के द्वारा CO2 वायुमंडल में विमोचित कर दिया जाता है। दहन, ठीक है। कंब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जीव सहित के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दहन क्या है, जीव सहित के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित होती है आपकी। ये मोटे मोटे फैक्ट्स यहाँ पर कुछ है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखते हैं जैसे कि क्या चीजें हैं यहाँ पर, जैसे मानव की गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मानव औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखते हैं भूमंडलीय कार्बन चक्र में बड़े पैमाने पर जैसे वनों को काटना, ठीक है, उद्योगों को एस्टेब्लिश करना, बिजली संयंत्र, मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि करके क्या होता है, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में होने वाली वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वृद्धि को बढ़ा देती है। इसके लिए मानव बहुत उत्तरदायी है ना। हम सब इसके लिए काफी उत्तरदायी है भाई। जब विकास की प्रक्रिया जहाँ होंगी वहाँ ये तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप मानव गतिविधि, जो हम लोग गतिविधि जैसे औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण, मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग, AC वगैरह हम जो यूज करते हैं, इससे क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कितना वायुमंडल में हमारे बढ़ रहा है। ठीक है, हम सब देख रहे हैं CFC जैसे हम फ्रिज में यूज करते हैं, AC में हम नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब का उपयोग हम कितना ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देखिए ग्लोबल वार्मिंग ये सब का प्रभाव हमारे दिखने लगा है, हमारे नेचर में दिखने लगा है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही मुख्य कारण है और इनको बढ़ा रही है कहीं ना कहीं। ये देखिए आपको कार्बन साइकिल भी आपको दिया गया है यहाँ पर, किस प्रकार से जो है कार्बन चक्र आपका चलता है। इसके बाद ऑक्सीजन चक्र की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कि ऑक्सीजन चक्र जो है यानी कि ऑक्सीजन साइकिल आपका कैसे काम करता है। तो आइए यहाँ पर इसको ऑक्सीजन साइकिल को हम समझ लेते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि ऑक्सीजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सब समझते हैं इस चीज को। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ और फॉर अर्थ ऑल्सो, है ना। तो भूमिका होती है, और ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषित हरे पौधे और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो आपसे फाइटो प्लैंकटन होते हैं, जैसे पादप प्लवक के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी उद्वेदन हो गया, खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण के द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है, और ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत स्थलीय और सागरीय जीवों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय जनित ऑक्सीजन और ज्वालामुखी उद्वेदन के समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में निकली ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है। अब सागरीय और स्थलीय जंतुओं के द्वारा श्वसन, खनिजों के ऑक्सीकरण, लकड़ियों और जीवाश्म खनिजों के जलने के में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार से ऑक्सीजन खर्च होती है, और इस तरह ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है आपका। ठीक है, तो पृथ्वी पर देखेंगे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाने वाले तत्व हैं, और वायुमंडल में लगभग 21% है। ठीक है, बड़े पैमाने पर हम बात करें तो पृथ्वी के पटल पर यौगिक रूप से और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि जैसे ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट अन्य खनिज के रूप में पाई जाती है, और ये जैविक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, वसा में भी एक आवश्यक घटक है आपको ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हम मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित करता है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, जिनका नाम है श्वसन, दहन और नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑक्साइड के निर्माण में हेल्प करते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके द्वारा लौटती है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का चक्र दिया गया है कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पर जीव जंतु इस ऑक्सीजन को सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, जैसे हम भी यही करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन किस प्रकार से लेना छोड़ना, उस प्रकार से पूरा जो है ऑक्सीजन चक्र आपका चलता रहता है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन साइकिल दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप पिक्चर को चाहे तो कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कभी अगर इस तरह कुछ बनाकर करना हो, नॉट स्पेसिफिकली कि सेम टू सेम, बट इंडिकेशन के साथ आप इसको लिख सकते हैं अपने मेन आंसर राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर पेड ग्रुप के लिए कुछ नंबर्स आपको दिए गए, ज्ञान सर का भी नंबर दिया गया है, आप उन पर चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, किसी और चीज की इन्फॉर्मेशन एग्जाम से संबंधित लेनी है, तो आप इन नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन राइट टाइम पे आपको मिल सके। यदि आप नए हैं तो पुराने मॉड्यूल्स को जरूर देख लीजिए,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर मॉड्यूल। फ्री टेलीग्राम के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, और इसी तरह से निरंतर बने रहें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सके। इसी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई के प्रति निरंतर जो है आप बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी अवरुद्ध के आप इसको निरंतर जारी रखिए। अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।